हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड में। दोस्तों, आज में हम लोग उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जो होता है वो ये किसी पॉलिटिकल रीजन से नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र का भौतिक विभाजन पॉलिटिकल रीजन से नहीं होता है। भौतिक विभाजन जो होते हैं वो पर्वत, पहाड़, नदियाँ या एक तरीके से कहें मैदानी क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, इन सब आधारों पर जो है भौतिक विभाजन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन किया गया है वो 3 प्रकार की श्रेणियों में किया गया है। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर एक इंटरेस्टिंग बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आती है। सबसे पहले चाइना है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, उसके बाद स्वयं उत्तर प्रदेश जो है किसी भी इससे ज़्यादा किसी देश की जनसंख्या 5वें नंबर, अगर केवल 4 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, इसमें स्वयं भारत भी है। और उसके बाद किसी की जनसंख्या नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो जनसंख्या जो है कितना इंपॉर्टेंट हो गया, जनसंख्या बिल लाना, ये सरकार के लिए सोचने की बात है। तो फिर हम लोग आज भौतिक विभाजन और प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का 3 श्रेणियों में किया गया है। नंबर 1 है भाबर व तराई क्षेत्र, नंबर 2 है मध्य गंगा या मैदानी क्षेत्र, नंबर 3 है दक्षिण का प्रायद्वीपीय व पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। तो इस तरीके से मैंने तीनों को अलग अलग चीजों से इंडिकेट कर रखा हुआ है। ये वाला जो लाइन है ये भाबर व तराई का क्षेत्र है। मैंने जो गोले में रूप में इंडिकेट किए हुए हैं मध्य क्षेत्र या गंगा का मैदान है, मैदानी क्षेत्र। और ये जो है लाइन ब्लैक वाला, इसी को ही पहाड़ी व पठारी क्षेत्र बोला जाता है, दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। इसे उत्तर का भाबर व तराई क्षेत्र, मध्य का गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। और ये ऊपर जो एक इंडिकेट किया गया है, ये जैसे आईएएस पीसीएस में कभी कभार पूछ लेता है, तो उस हिसाब से मैंने सबको कवर किया हुआ है कि सहारनपुर का शिवालिक, ये ऊपर आपका सहारनपुर पड़ता है, ऊपर ये आपका सहारनपुर पड़ता है। और सहारनपुर का ये वाला क्षेत्र जो होता है इसे ये शिवालिक हिमालय का एक क्षेत्र है, जिसे शिवालिक हिमालय का मतलब शिवालिक तलहटी क्षेत्र इसको बोले, शिवालिक का तलहटी क्षेत्र इसको बोला जाता है। मैंने जो इसको इंडिकेट कर रखा है। उसके बाद भाबर व तराई का क्षेत्र, इसमें जो आता है, इसमें ऊपर का जो क्षेत्र होता है भाबर व तराई, इसमें यहाँ से मैं अगर एक लाइन खींचूं ऐसे, यहाँ से अगर ऐसे एक लाइन खींचूं ऊपर से, तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ेगा आपका, इसको दो भाग में विभाजित करेंगे तो ऊपर वाला क्षेत्र भाबर पड़ेगा और नीचे वाला क्षेत्र तराई पड़ेगा। आपको इतना पता है कि उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर नेपाल है और नेपाल में शिवालिक हिमालय है। हिमालय है तो वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार या पहाड़ ये सब जो है आपको दिखाई देंगे। तो जहाँ पे पर्वत पहाड़ या पठार ये सब होंगे वहां से नदियां वदियां तो निकलेंगी ही। और नदियां निकलेंगी तो अपने साथ कुछ अपरदन करेंगी। अपरदन करेंगी तो वो जो है सीधे सीधे जो है यहाँ से नदियां लेके आएंगी, तो इस क्षेत्र में कुछ कंकड़ पत्थर ये सब जो है ला के करेंगी। तो फिलहाल पहले मैं आप लोगों को शिवालिक सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। तो ये सहारनपुर का उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सहारनपुर का उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें जो है पहाड़ियां उत्तराखंड में जो है ये उत्तराखंड राज्य की सीमा का निर्धारण करती है। शिवालिक पहाड़ियां जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की सीमा का निर्धारण करती हैं। और इसके साथ में इसमें कई सारी छोटी छोटी चोटियां हैं, जैसे शाकंभरी देवी की चोटियां या मोहंड मोहंड चोटियां। जैसे शाकंभरी देवी की चोटियां या शाकंभरी, थोड़ा सा आप लिखते चलिए, शाकंभरी की देवी की चोटियां या मोहंड चोटियां, मोहंड चोटियां। या एक और है आपका, उसे आपको कहते हैं अमसूर चोटियां, अमसूर। इस तरीके से कई सारी चोटियां हैं, अमसूर चोटियां। ये जो है आपकी शिवालिक जो है तलहटी क्षेत्र में पड़ता है। इसमें दोस्तों एक है मोहंड, मोहंड दर्रा जो है, इसी में मोहन दर्रा है। मोहन दर्रा को ही देहरादून का द्वार कहते हैं, देहरादून का द्वार। इसी मोहन दर्रा को ही देहरादून का द्वार कहा जाता है, मोहंड दर्रा। आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा कि मोहन दर्रा को देहरादून का द्वार भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं भाबर व तराई क्षेत्र के बारे में। हम लोग अपने तीनों जो क्षेत्र हैं, भाबर व तराई का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और उसके अलावा पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भाबर, भाबर का क्षेत्र। ये 34 किलो भाबर का क्षेत्र, जो ऊपर का जो क्षेत्र है, ये ऊपर का जो क्षेत्र मैंने डिवाइड किया अलग से, इसमें जो है दो क्षेत्र, ऊपर भाबर का क्षेत्र पड़ता है और नीचे तराई का क्षेत्र पड़ता है। तो भाबर का क्षेत्र जब ऊपर से नदियां बह के आती हैं तो वहां से अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है, क्योंकि वो पर्वत बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वो सब तोड़ तोड़ के वो जो है भाबर क्षेत्र में ऐसे लाके
ऐसे लाके ऐसे जो है आती है नदियाँ। फिर ऊपर वाला जो रेंज होता है लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास का, उसमें जो है ये कंकड़ पत्थर अपरदन भी करती हैं, ये सब चीजें लाके जो है इस भाबर वाले क्षेत्र में इकट्ठा कर देती हैं। और ये थोड़ा सा ऊंचा पड़ता है भाबर का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र जो है थोड़ा ऊंचा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नदियां विलुप्त सी हो जाती है, नदियां गायब सी हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो है कंकड़ पत्थर होने की वजह से यह कृषि के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे ज्यादा कृषि नहीं होता है, यहाँ पे ज्यादातर जो है पशुपालन ही किया जाता है, भाबर वाले क्षेत्र में ज्यादातर पशुपालन ही किया जाता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही भाबर क्षेत्र को हम लोग क्रॉस करेंगे, भाबर क्षेत्र को जैसे ही क्रॉस करेंगे, जैसे ही तराई क्षेत्र आएगा, तराई क्षेत्र में नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। और ये जो भाबर का क्षेत्र होता है, ये यहाँ सहारनपुर से लेके इधर मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, इस तरीके से पीलीभीत, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, इस तरीके से बलरामपुर करके सिद्धार्थनगर होते हुए महाराजगंज से लेके कुशीनगर तक का जो है क्षेत्र, ये जो है आपका कुशीनगर, इधर क्या पड़ता है, कुशीनगर, कुशीनगर तक का क्षेत्र जो है आपका इसमें आता है, भाबर के क्षेत्र में आता है। मतलब सहारनपुर से पूरा कुशीनगर तक का क्षेत्र लेके भाबर व तराई क्षेत्र के मध्य में आता है। अब ऊपर का क्षेत्र मैंने भाबर बताया था, भाबर ये वाला क्षेत्र जो होता है ऊपर का, मैं एक दो पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर दूं तो देखिए इसकी जो है इसकी चौड़ाई जो है इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर तराई वाले क्षेत्र की बात की जाए, इसके नीचे का जो क्षेत्र इतना पड़ता है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का, तो ये इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। तो इस तरीके से जो है आप पूर्व से पश्चिम की तरफ धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ये तराई वाला क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की तरफ धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे नदियां जो है जो भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं, वो नदियां जैसे ही तराई क्षेत्र में पाती हैं, थोड़ा सा ढाल कम होता है, मतलब ढाल अधिक होता है, कम नहीं होता है। भाबर क्षेत्र से तराई क्षेत्र में ढाल जो है थोड़ा सा वो इस तरीके से होता है, नदियां जो विलुप्त सी हो जाती हैं वो तराई क्षेत्र में आके अचानक से ऐसे निकलने लगती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो है पानी इकट्ठा हो जाते हैं, बाढ़ का क्षेत्र हो जाता है, और ये दलदली सा क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत मिट्टी जो होती है वो बहुत महीन अवसादों वाली होती है, मिट्टी बहुत महीन अवसादों वाली होती है, जबकि भाबर क्षेत्र में बहुत मोटे कड़ों वाली मिट्टी होती है, जबकि तराई क्षेत्र में बहुत महीन अवसादी वाली मिट्टी होती है। इसमें खेती करने के लिए जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस सब की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है तराई क्षेत्र में, ना कि भाबर क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र में तो कृषि होती ही नहीं ज्यादातर, वहां पे ज्यादातर पशुपालन ही होता है। लेकिन तराई क्षेत्र में गन्ना, चावल, गेहूं, ये सब की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। और इस भाबर क्षेत्र में घने जंगल या लंबी घासें, बड़ी संख्या में वन्य जीव ये सब पाए जाते हैं भाबर क्षेत्र में। और एक चीज और है, जिस क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ आते हैं, ज्यादा बाढ़ का पानी उन्हीं सब आता रहता है, क्योंकि ये नदी यहाँ से एक है कि ये ढाल पड़ता है, तो नदी यहाँ पे ज्यादातर पानी हो जाते हैं, ज्यादा दलदली क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पे मच्छर वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियां भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती हैं, इस क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में होती हैं। तो हम लोग बात करेंगे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान या मैदानी क्षेत्र। ये देखिए मैंने यहाँ पे चारों लिखा है, सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र, मध्य क्षेत्र गंगा का मैदान, पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। अब ये तीसरे नंबर पर ये हो गया आपका पहले नंबर पर भाबर व तराई क्षेत्र। अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे मध्य क्षेत्र, जिसे हम लोग गंगा का मैदान भी कहते हैं, गंगा का मैदान। इसी को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है, इसी को ही गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। और आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये राज्य के 3/4 हिस्सों में पाई जाती है, ये राज्य के 3/4 हिस्सों में इसका क्षेत्र है। गंगा का मैदान जो है मैदानी क्षेत्र, ये राज्य के 3/4 हिस्से में, मतलब 4 में 3 हिस्सा केवल इसी क्षेत्र का है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा क्षेत्र इसका है। तो ये तराई की जो है, जो तराई है इसके जो है दक्षिण में है, तराई के दक्षिण में है, और जबकि जो पठारी भाग है इसके उत्तर में है। और ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है, बहुत ही उपजाऊ मैदानी भाग है। इस क्षेत्र में जो है गंगा यमुना के मैदान होने के कारण जो है यहाँ पे पानी की जो है समस्या बहुत ज्यादा नहीं रहती है। यहाँ पे बहुत सारी खेती बाड़ी ये सब जो है होती रहती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और इधर जो है यमुना नदी है, और ऊपर से यहाँ पे गंडक नदी आता है, तो यमुना और गंडक नदियों के मध्य में स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब बात की जाए मैदानी क्षेत्र को, तो मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक बांगर, एक बांगर, दूसरा खादर, खांदर। इस तरीके से बांगर और खांदर दो भागों में इसको बांटा गया है। अब बांगर जो होता है, बांगर आप जानते हैं कि ये बहुत पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला होता है,
इसका निर्माण जो हुआ था बागर का, जो प्लिस्टोस्टीन काल के दौरान जो है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा से हुई है उससे हुई है। मतलब प्लिस्टोस्टीन काल में बहुत पुरानी मिट्टियां जो होती है नदियों की तरफ बहा के लेके आई गई थी। यहाँ पे बाढ़ का जल पहुंच ही नहीं पाता है, यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंचता ही नहीं इस क्षेत्र में। बागर वाली मृदा में, ये बहुत पुरानी जलोढ़ मृदा है, यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अतः जो है यहाँ पे वही पुरानी मिट्टियां है, बहुत उपजाऊ मिट्टी ये नहीं होती है। इस क्षेत्र में खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। और जबकि अगर बादर की बात की जाए, ये खादर की, तो ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है, और ये बाढ़ वाला क्षेत्र होता है। और यहाँ प्रतिवर्ष जो है वो जलोढ़ की नवीन परत का निर्माण होता रहता है। बाढ़ वाले क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है जो जलोढ़ की नवीन परत का निर्माण होता रहता है, क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ पे हमेशा आता रहता है। और ये उच्च भूमि वाले क्षेत्र नहीं है, बहुत निम्न भूमि वाले क्षेत्र हैं। और इस क्षेत्र में नदी, जैसे यहाँ पे आप यहाँ से चंबल, केन, बेतवा ये सब गई है, तो यहाँ पे जो है बीहड़ निर्माण के लिए भी जानी जाती है। ये सब जो है बीहड़ निर्माण के लिए भी जानी जाती है। ये खादर वाला क्षेत्र, जैसे यमुना व चंबल के किनारे जो है अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ का निर्माण होता है। ठीक है, बीहड़ का निर्माण होता है। तो खादर और बागर के बारे में आपने जान लिया। ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पे बागर होता है, और जहाँ प्रतिवर्ष जो है बाढ़ का पानी पहुंचता है वहां पे नई नई मिट्टियां बहाव के द्वारा वहां पे आती हैं, और वहां पे उपजाऊ मिट्टियां होती हैं। इस तरीके से जलोढ़ मृदा दोनों ही होती हैं, एक को बागर कहा जाता है, एक को खादर कहा जाता है। अब बात की जाए कि क्षेत्रीय जो है आधार पर गंगा के क्षेत्र का विभाजन तो चार प्रकार से किया गया है। क्षेत्रीय आधार पर गंगा का विभाजन चार प्रकार से किया गया है। अब आइए चारों प्रकारों को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर एक है गंगा यमुना का दोआब। नंबर एक है गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। नंबर दो है, नंबर दो आपका जो पड़ता है वो रोहेलखंड मैदान पड़ता है, रोहेलखंड मैदान, रोहेलखंड मैदान। नंबर तीन आपका पड़ता है अवध का मैदान, अवध का मैदान, अवध का मैदान। और नंबर चार जो पड़ता है आपका वो पूर्वांचल का मैदान, पूर्वांचल मैदान पड़ता है। ठीक है, पूर्वांचल मैदान, पूर्वांचल मैदान। अब आपने चुनाव के दौरान बहुत पढ़ा होगा भैया, रोहेलखंड के बघेलखंड में या अवध में इस तरीके से वहां पे चुनाव के ऐसे ऐसे चीज चल रही है। तो आपको क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए कि रोहेलखंड कहाँ पड़ता है, अवध का मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, पूर्वांचल के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात की जाए गंगा यमुना का दोआब। तो गंगा यमुना का दोआब जो होता है, या गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। इधर से आपकी गंगा नदी आती है, इधर से गंगा नदी बिजनौर से, यहाँ से गंगा नदी ऐसे, और यहाँ सहारनपुर से ऐसे यमुना नदी आके गंगा नदी प्रयागराज में मिल जाती है। तो इसका विभाजन जो होता है वो पश्चिम में शाहजहांपुर से पूर्व में प्रयागराज तक का विस्तृत है। पश्चिम में शाहजहांपुर से पूर्व में प्रयागराज तक का, इस तरीके से पूर्व में प्रयागराज तक और पश्चिम में शाहजहांपुर, यहाँ से लेके पूरा प्रयागराज तक का क्षेत्र ये विस्तृत है। और इसके तीन उपभाग हैं। आप पढ़े होंगे कि नंबर एक होता है ऊपरी दोआब, ऊपरी दोआब, फिर दूसरा मध्य दोआब, तीसरा निम्न दोआब। ऊपरी, मध्य और निम्न, इस तरीके से आप तीन दोआब पढ़े होंगे। ऊपरी दोआब जो होता है वो सहारनपुर से बुलंदशहर तक होता है, सहारनपुर से बुलंदशहर तक होता है। और मध्य दोआब जो होता है वो अलीगढ़ से कन्नौज तक होता है। और जो निम्न दोआब होता है वो कानपुर से प्रयागराज तक का होता है। इस तरीके से ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निम्न दोआब, ये गंगा यमुना के तीन जो है क्षेत्र हैं, जिनको अलग अलग जगह से बांटा गया है। सहारनपुर से आपका बुलंदशहर तक का ऊपरी दोआब, फिर अलीगढ़ से कन्नौज तक का मध्य दोआब, और निम्न दोआब जो होता है वो आपके कानपुर से प्रयागराज तक का वो निम्न दोआब होता है। अब रोहेलखंड मैदान की बात की जाए, तो रोहेलखंड का जो मैदान होता है या उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में, मतलब ये वाला क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत रोहेलखंड का जो मैदान है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो रोहेलखंड का जो मैदान है वो अमरोहा हो गया, बरेली हो गया, बिजनौर हो गया, बदाऊं हो गया, या इस तरीके से मुरादाबाद, रामपुर और शाहजहांपुर, पीलीभीत, संभल, मतलब ये वाला जो रेंज होता है आपका, ये वाला रेंज, ये आपका जो है रोहेलखंड का मैदान वाला क्षेत्र है। इसी को ही रोहेलखंड मैदान बोलते हैं, रोहेलखंड का क्षेत्र। इसी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो है
इस क्षेत्र को जो है उत्तर पश्चिमी भाग के इस क्षेत्र को जो है हम क्या बोलते हैं, रोहेलखंड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोहेलखंड का मैदान। रोहेलखंड का मैदान इस वाले क्षेत्र में, इसमें आपका जो है अमरोहा, बरौली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, संभल, ये सब क्षेत्र जो है आते हैं। थोड़ा सा आपका इधर तक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रोहेलखंड हो गया। अब बात कीजिए अवध का मैदान। तो अवध का मैदान में जो है ये वाला क्षेत्र आता है आपका, पूरा ये वाला क्षेत्र जो होता है ये अवध के मैदान में आता है। यहाँ पूरा ये वाला क्षेत्र अवध के मैदान में आता है। अवध के मैदान में बात की जाए, इसमें हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इस तरीके से प्रयागराज का कुछ भाग जो है, प्रयागराज भी कुछ क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र जो है वो अवध में आता है। तो इस तरीके से इसमें काफी सारे गोडा, बहराइच हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये सब जो है आपके किस में आता है, अवध में आता है। और अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल पूर्वांचल वाला क्षेत्र ये होता है आपका, पूर्वांचल वाला क्षेत्र यहाँ से सिद्धार्थ नगर से स्टार्ट होता है और ये वाला क्षेत्र पूरा आपका इस तरीके से पूर्वांचल में आता है। ये वाला क्षेत्र यहाँ सिद्धार्थ नगर से, जैसे मान लीजिए कि जौनपुर इसमें हो गया, संत रविदास नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, सोनभद्र का कुछ भाग, चंदौली का, गाजीपुर का, ये सब किस में आते हैं, ये सब जो है आपका गोरखपुर, ये सब जो है आपके पूर्वांचल में आते हैं। इसी को ही हम क्या, ये आपका अवध हो गया। और इधर वाला क्षेत्र जो होता है ये पूर्वांचल होता है, पूर्वांचल, ठीक ना। इस तरीके से आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपने तो रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, पूर्वांचल का मैदान और साथ में गंगा यमुना का दोआब, जो क्षेत्रीय आधार पर गंगा का विभाजन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट जो होता है वो पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। पठारी व पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो ये नीचे वाला जो बचा हुआ है इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो यह दक्कन के पठार, ये जो पठारी क्षेत्र है, ये जो दक्कन का पठार है जो नीचे है, दक्कन का पठार है पूरा, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी विस्तार है। मतलब जब जो प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे पड़ता है वो ऊपर उत्तरी भाग जो पड़ता है उसी का ये विस्तार है। ये आपका यहाँ पे ललितपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन से लेके पूरा इधर सोनभद्र तक का क्षेत्र कवर करता है, ठीक ना। और यह मतलब एक तरीके से इसकी उत्तरी सीमा जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से गंगा नदी आती है, यमुना नदी आती है, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो गंगा यमुना नदी से जो है निर्धारित होती है। मतलब गंगा नदी जो है यहीं से प्रवाहित हुई है, यमुना नदी। तो इस तरीके से गंगा और यमुना नदियों की उत्तरी सीमा से ये नीचे इसके जो है क्षेत्र निर्धारित है। और दक्षिण पठारी क्षेत्र को 3 विभागों में विभक्त किया गया है। दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है, ये जो है पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है वो ट्रांस यमुना क्षेत्र है। नंबर 1 ट्रांस यमुना क्षेत्र, ट्रांस यमुना क्षेत्र। नंबर 2 जो है वो बघेलखंड है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड पठार। और नंबर 3 जो है वो बुंदेलखंड का पठार है। इसी तीनों को हम लोग और कवर करेंगे इस वीडियो में, बुंदेलखंड का पठार। आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रांस यमुना क्षेत्र। ये जो आगरा और मथुरा का क्षेत्र है, आगरा और मथुरा का, ये यमुना के पश्चिम में स्थित है। आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा ये ट्रांस यमुना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगरा और मथुरा जो है ये ट्रांस यमुना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। ये यमुना नदी ऐसे यहीं से प्रभावित होती है, तो यमुना के पश्चिम में स्थित है ये आगरा और मथुरा, उसी को ही हम ट्रांस यमुना क्षेत्र कहते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है इसमें, ट्रांस यमुना क्षेत्र में। अब हम लोग बात करते हैं बघेलखंड पठार की, बघेलखंड पठार की। बघेलखंड पठार जो होता है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है। मतलब ये दक्षिण पड़ता है और ये इधर पूर्वी पड़ता है, तो दक्षिण पूर्वी वाला भाग जो है इसी को बघेलखंड पठार कहा जाता है, बघेलखंड पठार। और मिर्जापुर, सोनभद्र, जैसे देखिए ये मिर्जापुर आपका हो गया, ये आपका मिर्जापुर, और इधर सोनभद्र, ये सोनभद्र, ये मिर्जापुर, ये वाला रेंज जो होता है आपका इसी को ही बघेलखंड पठार कहा जाता है। ये वाला रेंज जो होता है इसी को बघेलखंड पठार कहा जाता है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में सोन नदी हो गई, कर्मनाशा नदी हो गई, बेलन नदी हो गई, ये नदियां सब इसी क्षेत्र में प्रवाहित करती हैं। मतलब ये पूरा सोनभद्र का और ये मिर्जापुर का और थोड़ा सा भाग चंदौली का और दक्षिण भाग प्रयागराज का दक्षिणी भाग भी इसमें आता है, प्रयागराज का दक्षिणी भाग। इन 3 से 4 जिलों के क्षेत्र जो है ये बघेलखंड पठार में आते हैं। आपको इतना ध्यान देने की बात है, आपको पता होना चाहिए कि बघेलखंड पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, जिलों को आप इतना ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें कि बघेलखंड जो पठार होता है इसे ही हम विंध्याचल पठार भी कहते हैं, विंध्याचल पठार।
विंध्याचल कहाँ पे है? मिर्जापुर में है ना। विंध्याचल का पठार मिर्जापुर में है, तो इसी को ही हम विंध्याचल का पठार या बघेलखंड पठार कहते हैं। बघेलखंड पठार या विंध्याचल का पठार। अब हम लोग बात करेंगे कि बुंदेलखंड पठार की। बुंदेलखंड पठार लास्ट लास्ट है बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार ये नीच चट्टानों से निर्मित है। कौन से चट्टानों से? नीच चट्टानों से। नीच चट्टान आप जानते होंगे, जो मैग्मा होता है ज्वालामुखी निर्माण के बाद जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब ठंडा होकर बहुत जम जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसी के बाद उसी को ही हम नीच चट्टान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर आ, ज्वालामुखी निकलने के बाद सबसे पहले जब पृथ्वी का उद्गम हुआ था, सबसे पहले नीच चट्टानों की ही उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो है बुंदेलखंड पठार जो है, ये नीच चट्टानों से बना है। अब इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो झांसी हो गया, जालौन हो गया। झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा या बादा, चित्रकूट, ये सब जिले जो है, और दक्षिणी मिर्जापुर का दक्षिणी भाग भी इसी के अंतर्गत आता है। और प्रयागराज का भी दक्षिणी पूर्वी भाग जो है इसमें आता है। बंगेल ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड जो पठार है, ये दो भागों में बटा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया और नीचे से मध्य प्रदेश, दोनों में जो है ये बुंदेलखंड का पठार आपस में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट, ये सब जिले जो है, मिर्जापुर का, इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र, ये किस में आता है? बुंदेलखंड पठार में आता है। और बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोनाकर पहाड़ी है। कौन सी? सोनाकर पहाड़ी। सोनाकर पहाड़ी। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में मिला के पड़ता है। सोनभद्र और मिर्जापुर, ये बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी है। और पूरे पठारी क्षेत्र में, पूरे इस बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो है वो तिलहन वाली खेती ज्यादा की जाती है। जैसे चना, अरहर, जौ, सरसों, इस तरीके की खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादातर की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पूरा भौतिक विभाजन जो प्रदेश का किया गया है। अगर आपको क्लास जरा सा भी अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके पहले मैंने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ाया है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको पूरा देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।